हाँ जी, आज की क्लास राजस्थान के इतिहास की जो क्लास होगी, तो हम आज राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। देखो, कोई भी सब्जेक्ट होता है इतिहास का, चाहे वो भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं या फिर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं या विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसी प्रकार हम राजस्थान के इतिहास को भी 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। राजस्थान का इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। और ये जो 3 भाग है, ये कौन कौन से भाग हैं? एक तो राजस्थान का प्राचीन इतिहास, दूसरा राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन, ओके। और तीसरा है जो राजस्थान का आधुनिक इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। देखो, सुनना, हम राजस्थान को इतिहास को 3 पार्टों में जो बांटते हैं, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। आज हम इन तीनों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। देखो, राजस्थान के प्राचीन इतिहास में किन चीजों को पढ़ा जाता है? राजस्थान के प्राचीन इतिहास में उन चीजों को पढ़ा जाता है जो हम उत्खनन से प्राप्त होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीजें संबंधित हमारे जो राजस्थान में लेखा जोखा है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। हमारे यहाँ पर जो महाजनपद के समय का इतिहास था, उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मत्स्य जनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर जो प्राचीन से संबंधित जो घटना है, प्राचीन इतिहास से संबंधित घटना है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, राजस्थान का इतिहास जो प्राचीन इतिहास वो बहुत छोटा सा है, नामात्र की चीज़ें हमारे यहाँ पर जो प्राप्त होती है, इतना बड़ा जो कि इतिहास है नहीं। दूसरी बात करें, राजस्थान का जो सबसे बड़ा इतिहास है वो मिडिवल हिस्ट्री है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास राजस्थान में। तो मध्यकालीन इतिहास में जो हम पढ़ेंगे, हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे राजवंशों, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जो यहाँ पर जो देशी रियासत थी, उनमें कौन कौन, या उनका जो स्थापना या उनका जो उदय कैसे हुआ, या फिर हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, उन राजाओं की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक उपलब्धियां जो पढ़ेंगे, प्रमुख उन्होंने कौन कौन से युद्ध लिए। तो मध्यकालीन इतिहास में हम जो है, मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभी क्लास को शुरू नहीं कर रहे, केवल अपन जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, केवल सिलेबस का, ओके। क्या? केवल सिलेबस का। अब देखना, देखें, हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? राजवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजवंश पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? राजवंश। कौन कौन से राजवंश हुए राजस्थान में? हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। देखो, सुनना, देखा है, चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता? जैसा आप पढ़ोगे, वासुदेव चौहान जो है इस राजवंश की स्थापना करता है। अजमेर के जो सांबर वाले क्षेत्र से चौहानों की जो उदय माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है, वहां से पढ़ेंगे हम। चौहान राजवंश में कौन कौन सी जो रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे? हम अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे। चौहान राजवंश के दौरान हम किसका इतिहास पढ़ेंगे? अजमेर का इतिहास पढ़ेंगे। रणथंबोर, हम रणथंबोर का इतिहास पढ़ेंगे। चौहान में हम किन किन का इतिहास पढ़ेंगे? अजमेर का पढ़ेंगे, रणथंबोर का इतिहास पढ़ेंगे। नाडोल कहाँ पड़ता है? पाली। हम नाडोल का इतिहास पढ़ेंगे। हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे। हम नाडोल का इतिहास पढ़ेंगे, हम जालोर का इतिहास पढ़ेंगे, हम बूंदी का इतिहास पढ़ेंगे। हम इसके अंतर्गत, चौहान के अंतर्गत बूंदी का इतिहास पढ़ेंगे। हम कोटा का इतिहास पढ़ेंगे। किसका इतिहास पढ़ेंगे हम?
कोटा का इतिहास पढ़ेंगे और हम सिरोही और का भी इतिहास हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सिरोही यानी कि हम जो मिडिवल हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो चौहान राजवंश का रहेगा, जिसमें हम चौहान राजवंश में अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, नाडोल के चौहान पढ़ेंगे, बूंदी के चौहान पढ़ेंगे, कोटा का चौहान पढ़ेंगे, सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। ओके, ये हम चौहान राज्य से संबंधित है। उसके बाद हम जो विश्व का सबसे बड़ा या राजस्थान का जो सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा जो राजवंश के बारे में पढ़ेंगे वो गुहिल राजवंश था। कौन था? गुहिल। तो दूसरा राजवंश कौन सा हो जाएगा? गुहिल। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चौहान राजवंश। चौहान राजवंश के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, नाडौल के चौहान पढ़ेंगे, सिरोही के चौहान पढ़ेंगे, जालौर के चौहान पढ़ेंगे, कोटा के चौहान पढ़ेंगे और बूंदी के चौहान पढ़ेंगे। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट राजवंश था, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट गुहिल राजवंश है ना। गुहिल राजवंश के अंतर्गत हम कौन कौन सी जो रियासतों का इतिहास पढ़ेगा। आप जब जानोगे मैं पढ़ाऊंगा कि पप्पा रावल जो गुहिल नामक एक व्यक्ति द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई, फिर पप्पा रावल आता है, इन जो ये थे, हम काफी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा जो इतिहास है वो मेवाड़ का ही है। हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम बांसवाड़ा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हम डूंगरपुर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या बोलते हैं प्रतापगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे हम मेवाड़ के इतिहास में आप जानते हो पप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, ये जो तमाम जो प्रसिद्ध नेता, प्रसिद्ध जो राजा हुए थे उनके बारे में हम जो पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो तीसरा राजस्थान का इंपोर्टेंट राजवंश था राठौर राजवंश। कौन सा राजवंश? राठौर राजवंश। तीसरा राजवंश कौन सा हुआ? राठौर। ओके, तो हम इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो इतिहास पढ़ेंगे? राठौर राजवंश के अंतर्गत हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे। बीकानेर का जो इतिहास पढ़ेंगे और बीकानेर के बाद हम किशनगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। ओके, हमने सबसे पहले बताया था हम चौहान राजवंश के अंतर्गत किन किन रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे। फिर हमने बताया था गोयल राजवंश के अंतर्गत हम किन किन इतिहास पढ़ेंगे, किन किन राजाओं का इतिहास पढ़ेंगे या किन किन रियासतों का इतिहास पढ़ेंगे। फिर राठौर राजवंश के अंतर्गत मारवाड़ा का इतिहास, बीकानेर का इतिहास, किशनगढ़ का इतिहास। उसके बाद यदि कोई जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट राजवंश था वो गुर्जर प्रतिहार था, या प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहार में मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो राजवंश था वो कच्छावा राजवंश था। कच्छावा, कौन सा? कच्छावा राजवंश। कच्छावा राजवंश के अंतर्गत हम आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। आमेर का इतिहास पढ़ेंगे और अलवर का इतिहास पढ़ेंगे। आमेर, आपको पता है आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। तो आमेर से एक शाखा गई थी अलवर, इसका इतिहास पढ़ेंगे। ओके, इसका इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद आपके जो मिडिवल जो हिस्ट्री है समाप्त हो जाएगी। लगभग इसकी कम से कम 2 महीना क्लास चलेंगी। मध्यकालीन जो इतिहास है, जो कालीन इतिहास है, इसकी लगभग 1 घंटे की यदि हम क्लास लेते हैं तो लगभग 2 माह में ये क्लास कंप्लीट होगी। 2 माह में क्लास कंप्लीट हो। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जो हम इस सीरीज को अभी से ही शुरू करेंगे। आज ही जो सीरीज को शुरू करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास को जो हम शुरू करेंगे। तो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास देखो गौर से सुनो, है ना। आपको इससे पहले इस
पर हम चर्चा करें, आपको थोड़ी चीजें मैं बता देता हूँ। राजस्थान को मैंने 3 पार्टों में बांटा हिस्ट्री में। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हमारे राजस्थान में जो परीक्षाएं लेती हैं, मुख्य तौर पर 2 बोर्ड लेती हैं। एक तो अपना आरपीएससी और एक अधीनस्थ बोर्ड। जिसे आप आरएसएस बोर्ड कहते हैं। देखो सुनना, मान लीजिए कोई पेपर आया आपके सामने, पेपर में पूछे गए 10 क्वेश्चन, किसके? राजस्थान हिस्ट्री के। इन 10 प्रश्नों में से आपको 5 से 6 प्रश्न जो मिलेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे अधिकतर। इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ज्यादा सबसे ज्यादा जोर जो देना है मॉडर्न पे। पहले हम सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है मॉडर्न है, तो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हो आधुनिक राजस्थान के इतिहास से पूछे जा रहे इन दोनों द्वारा। उसके बाद ये दोनों जो आरपीएससी सबसे ज्यादा जो फेवरेट मानती है वो मानती प्राचीन। इधर से क्वेश्चन आ रहा, इधर से प्रश्न आ रहे, और उसके बाद जो या 1 या 2 प्रश्न आपसे मध्यकालीन से पूछे जाएंगे। यानी कि हम कम समय में बहुत ज्यादा जो फायदा देखे तो वो आधुनिक इतिहास है। इसके लगभग आपके 150 पन्नों के नोट्स होंगे, और 150 पन्नों में से यदि आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं या 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं तो फायदा है। आप इस पर ज्यादा जोर दें, इस पर जोर तो तीनों पर देना है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आधुनिक और प्राचीन पर हमें देना है। पल्ले पड़ी बात है ना, ये था। तो अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास। देखो इतिहास आधुनिक, आधुनिक इतिहास का अर्थ है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए थे, कब आए थे? अकबर के समय में ही अंग्रेज जो आ गए थे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापना होती है उसकी, इंग्लैंड से वो व्यापार करने के लिए आए थे। दूसरी बात, अकबर के समय आए, अकबर के समय कहते हैं कि अकबर ने कभी समुद्र नहीं देखा था। तो जो सबसे पहले जो समुद्र देखा था अकबर ने, वो खंबात की खाड़ी में देखा था, कैम्ब्रिज की खाड़ी में देखा था। खंबात की खाड़ी में जब अंग्रेज ने इनसे टैक्स भी वसूला था, किससे? अकबर से, कि इसको समुद्र दिखाया गया था, तो कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अकबर से टैक्स वसूला गया था, इसलिए कि हम आपको समुद्र दिखाते। अंग्रेज अकबर ने कभी समुद्र नहीं देखा था, अनपढ़ आदमी था, गुट्ठा टेकता। दूसरी बात, अकबर के बाद जो राजा हुआ वो जहांगीर हुआ, और उसके बाद राजा हुआ शाहजहां, और उसके बाद हुआ औरंगजेब। ओके, अंग्रेज भारत में आए केवल व्यापार करने के लिए। देखो अंग्रेजों के समय भारत 2 प्रकार का था, भारत 2 प्रकार का। एक तो देशी रियासत, यानी कि वो क्षेत्र जहां राजाओं के अधिकार चलते थे, न कि अंग्रेजों। और एक क्षेत्र होता ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश इंडिया, जहां पर अंग्रेजों का राज था। आधुनिक इतिहास है वो ब्रिटिश का इतिहास है, यानी जहां पर अंग्रेजों का शासन था वो आधुनिक इतिहास है। वास्तव में कोई राजस्थान का आधुनिक इतिहास था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि हम इस पार्ट के अंतर्गत आते थे, देशी राजाओं के अंतर्गत। हमारा जो था अंग्रेजों से कोई भी जो ताल्लुक नहीं थे, हमारे केवल राजाओं का राज था। और हमारी तो इवन तक अंग्रेजों के साथ जो थी दोस्ती थी, मित्रता थी।
आते हैं अंग्रेज, राजस्थान में आते हैं, हमारे साथ संधियां करते हैं। वो क्या थे बाद में बात करेंगे। तो ये था आधुनिक इतिहास, है ना भाई। हमारा जो आधुनिक इतिहास है ना, हम कुछ घटनाएं हो जाती है वो राजाओं के, भाई हमारे यहाँ क्यों आधुनिक इतिहास पढ़ा जाता है। हम अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी ना लड़े थे, हम तो जो देसी राजाओं के अत्याचार के विरुद्ध लड़े थे। हम राजाओं के द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की गई तो राजस्थान में किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए। जब राजाओं ने उत्तरदायी सुशासन की स्थापना ना की तो फिर हमारे यहाँ प्रजामंडल आंदोलन हो गए। फिर बाद में चीजें बदली तो सारे यूनिट जो देश रियासतों को एक करने की कोशिश की गई तो हम एकीकरण पढ़ लेते, ये था ना। तो हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो देखना। हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे 1857 का रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसान आंदोलन। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद पढ़ेंगे एकीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम जो प्रमुख सेनानी और क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक संगठन जो बनाए गए थे। उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है समाचार पत्र का। अब देखो एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं। 1857 की क्रांति, अंग्रेज भारत में आए थे, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध कुछ जो असंतुष्ट थे, अंग्रेजों से जो असंतुष्ट थे, उनकी जो आक्रामक नीतियों से असंतुष्ट थे, उन लोगों ने यहाँ पर क्रांति की और क्रांति 1857 का किसान आंदोलन की हमारे राजस्थान। देखो किसान आंदोलन के काफी कारण थे कि राजाओं द्वारा जो टैक्स है वो बढ़ा दिए गए थे और क्या बोले कुछ किसानों को नुकसान हो रहा था, टैक्स में बढ़ोतरी होते हुए किसानों से बेगार करवा रहे, लाटा कुंता व्यवस्था जैसी कुछ व्यवस्था थी। हम बाद में पढ़ेंगे जब किसान आंदोलन, उसके विरुद्ध जो आंदोलन है किसान आंदोलन। जनजातियों के अत्याचारों से बड़ी पीड़ित थी राजाओं से, यानी कि जो जनजातियां थी उन पे भी कुछ टैक्स बढ़ा दे गए, उनकी जो जातिगत जो धार्मिक स्थितियों में हस्तक्षेप किया गया तो उसके जो विरोध हुए थे जनजाति आंदोलन के नाम से। दूसरी बात, जब चीजें नई चीजें आती, जब देश आधुनिकता की तरफ जाता है तो चीजें थोड़ी सी परिवर्तन होती है। तो हमारे यहाँ राजतंत्र से लोग लोकतंत्र की ओर जा रहे थे, तो उस समय जब राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जब हम जा रहे थे तो उस समय सबसे बड़ी जो मांग थी उत्तरदायी शासन, यानी कि जो राजाओं का क्षेत्र था उनमें सबसे ज्यादा राजा की चलेगी। तो जो राज्य था उसमें राजाओं का जो रियासत थी उसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो इसके विरुद्ध जो जनता की भागीदारी है उत्तरदायी शासन होना चाहिए। उत्तरदायी शासन के लिए देशी राज्यों के विरुद्ध जो लड़ा गया आंदोलन था उसे प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं ना। और बाद में सभी रियासतों को एक संघ का निर्माण किया गया जिसे एकीकरण बोलते हैं। ओके, इतनी बात आप लोगों के पल्ले पड़ गई होगी और क्या बोलते हैं बाकी चीज समझ में आई होगी। थोड़ा स्पीड से इसलिए चला क्योंकि इसमें कुछ लेने आपसे ये नहीं पूछेगी यार पैसे की निम्नलिखित में से वो बताइए जो सिलेबस का भाग, ये कुछ नहीं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। और आधुनिक इतिहास में सबसे पहले टॉपिक हम 1857 की क्रांति करेंगे, एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, तो आज सबसे पहले जो पोस्टमार्टम करते हैं वो 1857 की क्रांति करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है क्लास अब शुरू होती है, आपकी जो काम की चीजें अब शुरू होती है 1857 की क्रांति। ओके, अब से पहले जो चीजें थी मैंने समझा दी है, अब आप देखना 1857 की राजस्थान क्रांति। की क्रांति गौर से सुन लिखे हैं। 1857 की क्रांति का अर्थ है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे,
अंग्रेज अकबर की समय भारत में आ जाते हैं। अकबर के जो बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ वो जहांगीर था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे बड़ी जो भारत में शक्ति थी वो मुगल एम्पायर था, मुगल साम्राज्य था, यानी कि मुगलों का शासन भारत में हो रहा था। अकबर के समय अंग्रेज आते हैं। अकबर के बाद जो राजा हुआ जहांगीर, जहांगीर के समय, जहांगीर अजमेर में होता उस समय जब अंग्रेज आए। अंग्रेज जब व्यापार करने आए थे तो अजमेर में बैठा हुआ है जहांगीर। अजमेर में एक बंदा आता है 1615 ईस्वी में, थॉमस रो, सर थॉमस रो। ये बंदा आता है, ये बंदा जहांगीर के पास कुछ व्यापारिक अधिकार ले जाता है, यानी कि मुगलों के सम्राट या मुगलों के राजा जहांगीर से इसने कुछ व्यापार अधिकार प्राप्त कर लेते। क्यों आए कि हमें इस देश में कुछ व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। देखो सुनो, अंग्रेजों ने जो है, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने उसी क्षेत्रों पर राज किया था जहां पैसा था, पैसा टका था, जहां पर माल था, यानी कि जहां पर पैसा टका ज्यादा था। क्यों था? क्योंकि वो केवल व्यापार करने आए थे, व्यापार करने। अंग्रेज व्यापारी थे, व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे, न कि साम्राज्य स्थापित करना के बाद आए थे। वो तो इन लोगों को 1857 की क्रांति के बाद पता चलता है कि भारत में कितने मूर्ख लोग हैं, इन मूर्ख को समझदार बनाने के लिए हमें कुछ साम्राज्य का विस्तार करना है। तो 1857 के बाद वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हैं, फिर हमारे यहाँ शासन करना शुरू करते हैं। अंग्रेज उन्हीं क्षेत्रों पर राज करते थे जहां पर पैसा था, उन्हीं क्षेत्रों में व्यापार। पैसा कहाँ पाया जाता? समुद्र से सटे हुए राज्यों, जैसे उन्होंने राज किया बॉम्बे, उन्होंने राज किया चेन्नई, उनने राज किया सबसे बड़ा जो अंग्रेजों का क्षेत्र था कोलकाता, कोलकाता आप बंगाल बोल सकते हैं। इन क्षेत्रों से राज करते थे। राजस्थान से अंग्रेजों का कोई भी ताल्लुक नहीं था, बल्कि इनके साथ तो इनकी मित्रता थी। बाद में आते क्यों आते मैं अभी बता दूंगा। तो अब आया ओके, अंग्रेज आ गए भाई। जहांगीर से इन्होंने व्यापारिक फरमान भी जो मांग लिए, व्यापारिक कुछ छूटें भी मांग ली, है ना। तो देखो सुनो, अब देखा एक बात और सुनना, देखो गौर से देखो। अकबर के बाद राजा हुआ जहांगीर, जहांगीर के बाद राजा हुआ शाहजहां, शाहजहां के बाद हुआ औरंगजेब, ओके, औरंगजेब हुआ। अब मेरी बात बड़ा गौर से सुनना कि अकबर के समय अंग्रेज आ जाते हैं, तो जब अंग्रेज आए तो भारत में सबसे जो पावरफुल शक्ति थी वो मुगल थे। अकबर के बाद राजा जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। पतन यानी कमजोर होना शुरू हो जाता है, मुगल साम्राज्य बिखर जाता है, केवल दिल्ली के आसपास इलाकों में ही बिखर जाता है। तो मुगल जो साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जब किसी शक्ति का पतन या कमजोर पड़ती है तो उस समय कुछ नई शक्तियां उभर कर आती है या नई शक्तियों का उदय होता है। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था तो भारत में दो शक्तियां बहुत पावरफुल हो रही थी, बहुत तेजी गति से पावरफुल हो रही थी। वो दो शक्तियां थी मराठे और अंग्रेज, मराठे और अंग्रेज। जब दोनों ही शक्तियां पावरफुल हो रही है तो दोनों के मध्य टकराव होता है। क्या होता है? टकराव। जब एक राज्य दूसरे राज्य, जब दो एक साथ राज्य टकराव होता है तो एक राज्य तो शक्तिशाली बनना चाहेगा, पक्की बात है। जब दो राज्य एक साथ या दो शक्तियां एक साथ जब पावरफुल होती है तो
दोनों के मध्य युद्ध होता है, यानी कि मराठे और अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं, युद्ध की स्थिति में आते हैं, युद्ध भी होता है। आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जो हम जानते हैं, मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 बड़े युद्ध लड़े जाते हैं। जो मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 बड़े युद्ध लड़े गए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1775 से 1785 के बीच लड़ा गया। आप देखना। अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठे युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। 1 मिनट रुको। प्रथम आंग्ल मराठे युद्ध में अंग्रेज जीत गए, मराठे कमजोर हो जाते हैं। तो मराठों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो मराठों की जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो वे बंदे जो ये मराठे थे वो लूटपाट या लूट खसोटी जो कहते हैं शुरू कर देते हैं अपने सीमावर्ती राज्यों में। ओके, तो देखो ये इंडिया, ये जो क्षेत्र था मराठों का था। कौन का था? मराठा। अंग्रेज जीत गए प्रथम आंग्ल मराठे युद्ध में 1775 से लेकर 1775 से लेकर 1775 से लेकर 1782 के बीच जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उसमें मराठों की हार होती है और मराठे क्या लूटपाट करना चालू कर देते हैं। लूटना चालू कर देते हैं लोगों को। तो लूटना क्या, अपने जो मराठे थे, ये मराठों का जो सीमावर्ती क्षेत्र था, जैसे उत्तर में इनके कौन सा स्टेट पड़ता था, यहाँ पर इनके जो उत्तर में था, यहाँ पर राजस्थान था। तो इन्होंने राजस्थान में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। जब मराठे कमजोर हो रहे थे तो उनकी 2 चीजें उन्होंने करना शुरू कर दिया था, एक तो लूटपाट करना और एक वो पैसा लेकर दूसरों के प्रति लड़ते थे। यानी कि जब कोई राजा लड़ रहे तो जो राजा उनको मराठों को पैसा देता था तो उस राजा की तरफ से वो मराठे लड़ा करते थे। तो ऐसे ही राजस्थान में भी लूटपाट करना शुरू करते हैं, मेवाड़ में वो लूटपाट करते हैं। तो लूटपाट कर रहे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हारने के बाद मराठे जो कमजोर हो जाते, कमजोर होने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति है कमजोर हो जाती है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो वो लूटपाट और पैसा लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने लूटपाट राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं वो लूटपाट के लिए। तो राजस्थान के राजा थे वो बड़े परेशान हो गए थे। किनकी के कारण? मराठों की लूटपाट के कारण। 2 कारण थे। और उस समय कुछ राजस्थान में ऐसी स्थितियां भी हो गई थी कि राजस्थान में जो रियासत थी उनमें रियासतों में माने 2 भाई हुए। तो वे 2 भाई आपस में अपना उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो लूटपाट तो करके जा ही रहे हैं। दूसरी ओर लड़ाई जब राजस्थान में जब आपस में राजा लड़ रहे थे तो एक राजा मराठों को दूसरे राजा के प्रति लड़ने के लिए पैसा देकर बुला लिया करते थे। यानी कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप हमारी ओर से लड़ो इस राजा के विरुद्ध। यानी कि मान लीजिए राजा, ये राजस्थान है, राजस्थान में कोई रियासत है, इसके 2 राजा रियासत को लेकर लड़ ले, फर्स्ट सेकंड। तो ये फर्स्ट वाला राजा है जो मराठों को बुला लेता है लड़ाई करने के लिए सेकंड राजा के विरुद्ध। तो मराठे क्या इस लड़ाई लड़ने के लिए पैसे लिया करते थे, पैसा टका लिया करते थे, है ना। तो पैसे लिए इस राजा की तरफ से इसके विरुद्ध लड़ लिए। दूसरी बात, राजा बना दिया इस राजा को, मराठे बना दिया। अब ये मराठे इस राजा के पास बनते, हेलो राजा बनना है क्या? हाँ, पैसा टका दो। ये फिर इसकी तरफ से लड़ लिए थे और इसको राजा से हटा दिया करते। ओके,
तो मतलब ये था कि इनकी लूटपाट और इनकी जो ये लड़ने की स्थिति थी, वह पैसे दे के लड़ते थे, इनसे राजस्थान के राजा बहुत परेशान हो गए थे, परेशान हो गए थे देसी राज से। तो इस परेशानी के संबंध में राजाओं द्वारा अंग्रेजों से सहायता मांगी जाती है। तो इस परेशानी में जो सबसे पहले अंग्रेजों से सहायता मांगता है राजस्थान का राजा, वो जोधपुर का राजा था। जोधपुर का राजा था एक विजय सिंह। जोधपुर का राजा विजय सिंह अंग्रेजों से सबसे पहले सहायता मांगता मराठों के खिलाफ कि हम मराठों की लूटपाट से बड़े परेशान है, हमें सहायता दी जाए। अंग्रेजों द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। किसको? जोधपुर के राजा विजय सिंह। देखो सुनो, मराठों की लूटपाट से देसी रियासतें परेशान हो गई। इस परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहले सहायता का प्रयास किया था, वो जोधपुर के राजा विजय सिंह ने जो प्रयास किया था किनसे सहायता मांगने के लिए? अंग्रेज कोई रेस्पॉन्स नहीं देते, कोई जो है भाव नहीं देते राजा को। फिर उसके बाद मराठे एक बार पुनः अंग्रेजों के सामने समक्ष खड़े हो जाते हैं। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच होता है। इस समय जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो इस समय अंग्रेजों की थोड़ी स्थिति, वैसे तो अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज इस युद्ध तीनों युद्ध जीते थे अंग्रेज। इस स्थिति में अंग्रेजों की भी थोड़ी स्थिति कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो अंग्रेजों को लगा स्थिति को सुधारना चाहिए। तो सुधारने के लिए सबसे बड़ा जो फायदा है कि राजाओं के साथ, जो राजस्थान है वो अन्य राजाओं के साथ हम संधि कर लेते हैं, मराठों के विरुद्ध संधि कर लेते हैं, जिन्हें हम सहायक संधि बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने संधियां करना शुरू की। इधर दूसरी ओर देखे तो राजस्थान के राजा जो थे मराठों के विरुद्ध वैसे ही परेशान थे। तो उस समय, किस समय, 1803 से 1805 के समय की बात में जो करूं, तो उस समय राजस्थान में जो हम बात करें, ये राजस्थान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दो रियासतें, अलवर और भरतपुर, बड़े परेशान थे। किनसे? मराठों से बड़े परेशान थे। कौन? अलवर। देखो सबसे ज्यादा मराठे सीमावर्ती क्षेत्रों से लूटपाट करा करते थे, है ना। तो ये क्या है? राजस्थान। यहां पर अपना अलवर रियासत पड़ जाती है, अलवर। ये भरतपुर। तो ये वाला जो थे सीमावर्ती जो ये क्षेत्र था, ये मराठों की लूटपाट से परेशान था। कब? 1803 से लेकर 5 के बीच। तो अंग्रेजों की जो दूसरे आंग्लो मराठा युद्ध में आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ ही गई थी। तो अंग्रेजों को भी लगा कि राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां की जानी चाहिए, ताकि हमें मराठों के प्रति शक्ति थोड़ी पावरफुल हो जाए। तो इधर इनको भी फायदा था, अलवर ये देश रियासतों को भी फायदा था। क्यों? क्योंकि वो मराठों से परेशान थे। तो अंग्रेजों ने संधि करना शुरू कर देती है, राजस्थान के राजाओं द्वारा संधियां करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो सबसे पहले संधि का कदम उठाया वो भरतपुर रियासत थी। कौन थी? राजस्थान में सबसे पहले जो अंग्रेजों के साथ संधि करते वो भरतपुर थी। ओके। उसके बाद जो संधि करता है वो अलवर था। ओके। अंग्रेजों के साथ संधियां होती है। ओके। संधियां मतलब कि राजस्थान देश रियासतों के साथ अंग्रेज संधियां करना शुरू कर देते हैं, संधियां करना शुरू कर दी। आप देखो संध्या शुरू हो गई। अब मेरी बात पर गौर से सुनना। अंग्रेजों ने संध्या की किनके साथ? राजस्थान के राजाओं। जैसे 1803 में सबसे पहले संधि करता भरतपुर, डिटेल से पढ़ेंगे हम इसको। और 1803 में संधि करता अलवर। फिर अगली संधि होती है 1817 में, करौली करता। उसके बाद कोटा करता है। फिर 1818 में अन्य रियासतें करती हैं, केवल सिरोही को छोड़कर रियासत।
जैसे जोधपुर या मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, बूंदी, है ना, ये रियासत संधियां कर देती है। ओके, सबसे अंतिम संधि होती है 1823 में सिरोही करता है, सिरोही करता है। ओके, अब देखो एक एक संधि को हम 1823 में कौन के साथ संधि हुई, भरतपुर के साथ संधि कैसे हुई, अलवर के साथ संधि कैसे, करौली के साथ संधि कैसे हुई, कोटा के साथ संधि, हम इनके बारे में डिटेल से अब पढ़ना शुरू करते हैं ना। लिखो भरतपुर के साथ संधि, अंग्रेजों की भरतपुर के साथ संधि। देखो मराठों के लूटपाट से भरतपुर बहुत परेशान था, नंबर एक बात। तो अंग्रेजों को भी लगा कि अंग्रेज भी परेशान हो गए, तो अंग्रेजों को भी लगा कि हमें संधि करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो राजस्थान में संधि करता है अंग्रेजों के साथ, वो भरतपुर स्टेट करता है। कब करता है? 29 सितंबर 1803 में अंग्रेजों के साथ प्रथम जो संधि करने वाला स्टेट था या रियासत थी, वो भरतपुर करता है। उन दिनों 1803 में उन दिनों भरतपुर का एक राजा हुआ करता था, रणजीत सिंह। उन दिनों भरतपुर का राजा था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, सहायक संधि कर लेता है, और 1803 में रणजीत सिंह जो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। उन दिनों अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी जिसे बोलते गवर्नर जनरल था, वो वेलेजली था। अब देखो गौर से सुनना, सितंबर 1803 में भरतपुर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। राजा कौन था? रणजीत सिंह। प्रथम रियासत राजस्थान की जीत थी जो अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती है। ओके, जिस समय संधि करती है भरतपुर राज्य, उस समय अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी जिसे हम गवर्नर जनरल बोलते, कौन था? वो तो वेलेजली था। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान की वो कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहला अंग्रेजों के साथ संधिया की? तो वो भरतपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा भरतपुर ने कब संधि की? 1803 में। पूरी डेट पूछे तो 29 सितंबर 1803 में। राजा कौन था? रणजीत सिंह था। अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? वेलेजली था। ओके, अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? वेलेजली था। अब देखना इस संधि का क्या फायदा होगा भरतपुर का, कि भरतपुर को मराठों से रक्षा करेंगे अंग्रेज। दूसरी बात, अंग्रेजों को क्या फायदा होगा कि कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए या अंग्रेजों किसी भी जो अन्य शक्ति से लड़ेंगे, तो उस समय भरतपुर राज्य अंग्रेजों की सहायता करेगा। ओके, करता भी है। अब देखना, संधि हो गई 1803। अब आगे चीजें चलती हैं, थोड़ा समय बीता। ग्वालियर के एक राजा थे, ग्वालियर के एक राजा हुए दौलत राव सिंधिया, मराठा था। तो मैंने बताया था दौलत राव सिंधिया। अब मैंने पहले आपको याद हो तो 1803 से 1805 के बीच सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा, तो अंग्रेज दौलत राव सिंधिया को के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, तो संधि कर ली भरतपुर राज्य ने। तो इस संधि की शर्त के अनुसार जो भरतपुर राज्य अंग्रेजों की सहायता करेगा, मराठों की? अंग्रेजों की सहायता करेगा। तो अंग्रेजों की सहायता की दौलत राव सिंधिया के विरुद्ध किसने? भरतपुर राज्य ने सहायता की।
अंग्रेजों की। किसने? भरतपुर ने। फायदा क्या हुआ? सहायता की। तो अंग्रेजों ने भरतपुर राज्य को कुछ परगने दे दिए। परगने यानी कि सहायता कर रहा है भरतपुर राज्य अंग्रेजों को। तो अंग्रेज इस खुशी में कुछ क्षेत्र जो भरतपुर राज्य को दे देते हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से थे? रेवाड़ी, कठुम्बर, गोकुल, शहर। ओके, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दौलत राव सिंधिया के विरुद्ध भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों की सहायता की और इसके बदले में अंग्रेजों ने भरतपुर राज्य को कौन कौन से परगने दिए? तो कौन कौन से परगने दिए थे? रेवाड़ी था, कठुमर था, गोकुल था, शहर था, किशनगढ़ था। ओके, ये परगने जो दे दिए थे भरतपुर राज्य को। अब देखो, थोड़ा समय बीता। राजा कौन से? रणजीत सिंह। अब एक मराठों का एक सेनापति हुआ यशवंत राय होलकर। यशवंत राय होलकर सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध से बचकर भागता है और वो भागकर भरतपुर आ जाता है। भरतपुर आ गया। भरतपुर आते ही रणजीत सिंह के पास मैसेज भिजवाता है कि आप मुझे भरतपुर में शरण दें और इसके बदले में हम आपको मराठाओं का कुछ क्षेत्र दे देंगे या मराठों का कुछ परगने दे देंगे। मराठों का कुछ जो अधिकारित क्षेत्र, जो मराठों का अधिकार में हम आपको कुछ दे देंगे। रणजीत सिंह को लगा बात तो सही है, कर लेनी चाहिए। किसके साथ? यशवंत राय होलकर आ जाता है। यशवंत राय होलकर भाग कर आ जाता है भरतपुर। तो शरण दे देता रणजीत सिंह, इसको शरण दे देता, भरतपुर के किले में रख लेता है ना, जो डीग का किला था उसमें उनको शरण दे देता। शरण दे दी। अब आपको मैंने पहले ही इस क्लास में बता दिया था कि भरतपुर ने तो अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी और इस संधि का सबसे बड़ा जो शर्त थी कि अंग्रेजों का दुश्मन तो भरतपुर का दुश्मन, अंग्रेजों का दुश्मन तो भरतपुर राज्य रियासत का दुश्मन, तो दुश्मन को शरण दे रहा भरतपुर। तो अंग्रेजों को लगा कि भरतपुर ने, अंग्रेजों को पता चला जैसे कि यशवंत राय होलकर को शरण भरतपुर के नरेश रणजीत सिंह ने देते, तो अंग्रेजों द्वारा मैसेज भिजवाया जाता है। किसके पास? रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह के पास मैसेज भिजवाया गया कि संधि की शर्त के अनुसार यशवंत राय होलकर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। रणजीत सिंह इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों का एक बड़ा सेनापति एक बड़ी सेना को लेकर भरतपुर राज्य पर आक्रमण कर देता है 1804 में। और उस अधिकारी का नाम था जनरल लेग। जनरल लेग जो है 1804 में भरतपुर रियासत पर 5 बड़े आक्रमण करता है। भरतपुर का जो किला है उसको चारों तरफ से घेर लेता, परंतु भरतपुर की जो किले पर कब्जा या अधिकार करने में वो असफल रहता है। कौन? जनरल लेग। आक्रमण किए, जनरल लेग ने आक्रमण किए। क्यों किए? क्योंकि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने किसके शरण दी थी? यशवंत राय होलकर को। संधि तोड़ देता है अंग्रेजों के साथ, है ना। तो जनरल लेग 5 बड़े आक्रमण करता है। ये आक्रमण असफल होते हैं, तो असफल हो जाते हैं, तो बड़े आक्रमण किए तो इस स्थिति से थोड़ा सा भरतपुर जो था कमजोर पड़ जाता है।
कमजोर होगा। भाई आपके रसद सामग्री चारों तरफ से बंद कर दी जाए तो आप किले से बाहर निकल ही नहीं सकते। जब किले से बाहर नहीं निकलेंगे तो कुछ समस्या बढ़ेगी, जब समस्या बढ़ती है तो कुछ चीजें परिवर्तित होती है, तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है किसकी, भरतपुर राज्य की। तब भरतपुर का राजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के पास मैसेज भिजवाता है, फोन उठाया, कॉल किया अंग्रेजों के पास और कहा वेले जेली से, उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल वेले जेली था, तो रणजीत सिंह ने फोन किया वेले जेली के पास, कहा कैसे हो, बोला तुम बताओ तुम कैसे हो, स्थिति बेकार है। अच्छा संधि किसने तोड़ी, रणजीत सिंह बोला मैंने तोड़ी। तो सॉरी शक्तिमान, संधि दोबारा कर लेते हैं। यानी कि भरतपुर राज्य अंग्रेजों के साथ दोबारा संधि कर लेता। क्यों कर लेता, क्योंकि जब आप जनरल एक 5 आक्रमण कर रहा तो भरतपुर की स्थिति कमजोर पड़ेगी, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी। तो भरतपुर के राजा रणजीत सिंह को लगा कि सॉरी भाई हमने जो गलत किया आपकी संधि को तोड़कर, हमें पता नहीं था कि हम थोड़ा से लालच आ गए थे यशवंत राय होलकर के, उसने कहा था हम कुछ क्षेत्र दे देंगे। तो जब अंग्रेज भी इतने भोले थे कि रणजीत सिंह को चल मरवा दे बढ़वा दे, उसको माफ कर देते। भरतपुर राज्य दोबारा संधि कर लेता अंग्रेजों के साथ 10 अप्रैल 1805 में। ओके 10 अप्रैल 1805 में अंग्रेजों के साथ दोबारा संधि कर लेता। पल्ले पड़ी बात ये थी, ये भरतपुर राज्य के साथ संधि थी। अब आपको मैं पहले बता देता हूँ भरतपुर राज्य के साथ संधि कैसे हुई। देखो जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था तब हमारे राजस्थान की रियासत जो थी परेशान थी, भरतपुर भी परेशान था, अलवर भी परेशान था। भरतपुर को लगा कि हम इन चीज़ों से परेशान है तो अंग्रेजों के साथ वो संधि कर लेता है, सहायक संधि कर लेता है। सहायक संधि कर लेता है तो अंग्रेजों को भी लगा कि संधियाँ कर लेनी चाहिए। तो अंग्रेज जो है वो भरतपुर राज्य से 29 सितंबर 1803 को संधि कर लेते हैं। प्रथम संधि करने वाली रियासत जो भरतपुर बन जाते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इस संधि का सबसे बड़ा फायदा भरतपुर को हुआ। क्यों हुआ, जो एक तो वो मराठों से परेशान थे, उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिल गई थी। दूसरी बात कि भरतपुर राज्य मराठों को 2 लाख वार्षिक हर्जाना दिया करता था, उससे मुक्ति मिल गई। भाई अब 2 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना नहीं देना पड़ेगा मराठों को। ओके। तीसरी बात, मराठों अंग्रेजों को क्या फायदा, अंग्रेजों को ये फायदा हुआ कि भविष्य में हम यदि किसी राज्य से या किसी कोई शक्ति से लड़ेंगे तो भरतपुर राज्य हमारी सहायता की। भरतपुर ने सहायता भी की किसके विरुद्ध, दौलत राम सिंधिया को जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में लड़ने के लिए जाते तो भरतपुर जो रियासत अंग्रेजों की सहायता करती है, अंग्रेजों की तरफ से मराठों के विरुद्ध लड़ती है। तो इस बात में अंग्रेज बड़े खुश होते हैं और अंग्रेजों ने खुश होकर भरतपुर रियासत को कुछ परगने दिए। कौन कौन से परगने दिए, रेवाड़ी उनको दिया, कठुमर उनको दिया, किशनगढ़ उनको दिया, शहर उनको दिया, गोकुल उनको दिया, दे दिया। समय बीता, मराठों का सबसे बड़ा सेनापति था यशवंत राय होलकर। यशवंत राय होलकर भागता है अंग्रेजों से बचकर। अंग्रेजों से बचकर वो जब भागता है वो भरतपुर आता है। भरतपुर आते ही सीमा पर वो रणजीत सिंह को मैसेज भिजवाता है कि हम आपको मराठों का कुछ क्षेत्र दे देंगे और आप हमें भरतपुर में शरण दे दीजिए। रणजीत सिंह डीग के किले में उसको शरण दे देता है। ये बात अंग्रेजों को पता चलती है। जब अंग्रेजों को पता चलती है तो संधि की शर्त के अनुसार भरतपुर राज्य को यशवंत राय होलकर को अंग्रेजों का हवाला करना होता है, बल्कि रणजीत सिंह ऐसा नहीं करता है। ये बात जब अंग्रेजों को पता चले कि रणजीत सिंह ने यशवंत राय होलकर को शरण दे रखी है तो अंग्रेज जो है एक बड़ी सेना के साथ एक अधिकारी को भेजते। जिस अधिकारी को भेजते उस अधिकारी का नाम था जनरल लेक। जनरल लेक भरतपुर पर 5 आक्रमण बड़े करते हैं जिसके कारण वो असफल हो जाता है। क्यों हो जाता है, सफल हो जाता है, उसके कई कारण थे।
असफल हो गया, तो भरतपुर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया जनरल लेक। इसी कारण से भरतपुर के किलों को लोहागढ़ कहा गया। लोहागढ़ कहा गया। तो इस जो बड़े 5 आक्रमण हुए थे, इनसे रणजीत सिंह भी बहुत परेशान हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। तो लगा रणजीत सिंह को कि हाँ, हमने गलत किया, अंग्रेजों के साथ संधियां तोड़ दी थी। अब दोबारा अंग्रेजों को मैसेज भिजवाता है रणजीत सिंह, आर्थर वेलेजेली को मैसेज भिजवाता है कि सॉरी, हमसे गलती हुई, हमने धूल खाई, मट्टी खाई, अब माफ कर दे, अब दोबारा संध्या कर लेते, अब ऐसी गलती नहीं होती है। तो रणजीत सिंह कुल मिला के अंग्रेजों के साथ दोबारा जो सहायक संधि कर लेता है 10 अप्रैल 1805 को। पल्ले बड़ी बात। अब अगली संधि अलवर के साथ 1803 में अगली संधि अलवर करता है। ओके, अलवर के साथ संधि 1803 में संधि कौन करता? अलवर, पड़ोसी राज्य भरतपुर का। अलवर को पता चला कि रणजीत सिंह शक्ति कर गया, संधि कर गया। अलवर का उन दिनों राजा हुआ करता था बख्तियावर सिंह। बख्तियावर सिंह को जब पता चला कि रणजीत सिंह इकल्ले संधि कर गए, तो बड़े दिनों से स्विच ऑफ पड़ा फोन या स्विच ऑफ पड़ा फोन को उठाया, और उठाते अपने व्हाट्सएप में रणजीत सिंह को देखा, और रणजीत सिंह का जैसे ही डीपी देखी उस पर तुरंत क्लिक किया और रणजीत सिंह को फोन किया। तो रणजीत सिंह से पूछा, और ब्रो कैसे हो? बख्तियावर सिंह पूछते हैं, बढ़िया हूँ। हमने सुना है आपने अंग्रेजों के साथ संधियां की है, इस संधि के क्या क्या प्रावधान थे? रणजीत से कहते हैं ये फायदा क्या हुआ? मराठों से हमारी रक्षा होना शुरू हो गई। अच्छा, हम भी कर ले? हाँ बिल्कुल करो ना, आप भी तो परेशान हो मराठों से। बख्तियावर सिंह को लगा शायद संधि कर लेनी चाहिए, तो रणजीत सिंह से क्या, प्लीज नंबर सेंड कर दो ना। रणजीत सिंह ने कहा किसके? वेलेजेली के। व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देता है वेलेजेली के। तो बख्तियावर सिंह फोन करता है आर्थर वेलेजेली के पास, गवर्नर जनरल के पास फोन किया कि सर भरतपुर आ गए, अलवर नहीं घूमे? अलवर में भी तो कुछ घूमने लायक चीज थी। क्यों आए घूमने? संधि कर लिए। अच्छा, संधि करनी है तो कर लेते हैं। तो अलवर संधि करता 1803 में। डेट पूछी जा तो आज की डेट थी 14 नवंबर 1803 को जो है अलवर संधि कर लेता है। अलवर संधि कर रहा था। उन दिनों अलवर का राजा था बख्तियावर सिंह। ओके, बख्तियावर सिंह। ओके, पल्ले पड़ी बात। अब आगे चलते हैं। अब देखो, गौर से सुनना। 1803 में संधि कौन ने की? भरतपुर, अलवर। जब संधि करते हैं दोनों रियासत, उस समय जो जीजी का अर्थ है गवर्नर जनरल, जो अंग्रेजों का वेलेजेली था। उसके बाद अब मैं देख लो, प्रथम रियासत थी भरतपुर, दूसरी रियासत थी अलवर, सहायक संधि करने वाली अंग्रेजों से। अब दूसरी संधि होती है 1807। कौन करता है? करौली है ना। फिर कौन करता है? कोटा। उसके बाद संधि होती है 1818 में। अन्य रियासत करती, केवल सिरोही को छोड़कर अन्य रियासत संधि करती, जैसे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, है ना, ये संधियां कर देते हैं, बीकानेर है। अब देखो, जो 1817 से 1818 के बीच में जब संधिया हुई थी, तो उस समय जो जीजी था, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। यानी कि 1817 और 1818 के बीच में जो राजस्थान के रियासतों में संधियां की थी, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। और जो इन संधियों पर जो हस्ताक्षर किए थे, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग की तरफ से जो बंदा भेजा गया था संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए,
वो बंदा था चार्ल्स मेटकोफ। चार्ल्स मेटकोफ आता है, संधियों के साथ हस्ताक्षर करता है। ओके, अब एक यहाँ नोट डाल देना, 3 रियासतों को छोड़कर भाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों रियासतों के लिए अलग जो संधि के पे हस्ताक्षर करने के लिए अलग बंदा भेजा गया था, वो था जॉन मेलकम। जॉन मेलकम आया था, यानी कि जॉन मेलकम के संबंध में गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ही था, है ना। यानी कि 1817 से लेकर 1818 के बीच जो संधियां हुई थी करौली की, प्रतापगढ़ की और अन्य रियासतों, उस समय 1817 से 1818 के बीच में जो संधियां हुई थी, उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था, और अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने के लिए भेजा गया व्यक्ति था चार्ल्स मेटकोफ था। केवल 3 रियासतों को छोड़कर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, क्योंकि इनके लिए अलग अंग्रेजी अधिकारी आया था, अंग्रेज अधिकारी वो चार्ल्स मेलकम था। ओके, चार्ल्स मेलकम। और सबसे अंतिम जो संधि करती है रियासत वो 1823 में होती है सिरोही, और उन दिनों सिरोही का जो राजा था वो शिव सिंह था। शिव सिंह संधि करता सबसे अंतिम। यानी आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी रियासत थी जिसने उन्हें अंग्रेजों के साथ अंतिम सहायक संधि की थी या संधि की थी, वो सिरोही थी। कब की थी? 1823 में। ओके, 1823 में की थी, शिव सिंह ने की थी। जिस समय संधि करती है 1823 में शिव सिंह जिस समय संधि करता अंग्रेजों के समय, उस समय अंग्रेजों का जीजी जो था, जीजी या गवर्नर जनरल था, लॉर्ड एमस्ट था। कौन था? लॉर्ड एमस्ट। और जो अंग्रेजों की तरफ से संधि करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए जो आया था वो था एलेक्जेंडर स्पेनियर। एलेक्जेंडर स्पेनियर। एलेक्जेंडर स्पेनियर 1817 से 1818 के मध्य जो संधियां हुई थी, उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। और संधियों पर जो हस्ताक्षर करने आया था वो चार्ल्स मेटकोफ था। केवल 3 रियासतों को छोड़कर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन पर जो हस्ताक्षर करने के लिए बंदा आया था वो जॉन मेलकम था। उसके बाद अंतिम जो संधि करता है वो 1823 में करता है। कौन सी रियासत करती है? सिरोही रियासत करती है। सिरोही का राजा कौन था? शिव सिंह था। उस समय जब संधि हुई सिरोही से, उस समय अंग्रेजों का जो जीजी या गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड एमस्ट था। लॉर्ड एमस्ट था। और अंग्रेजों की ओर से जब सिरोही पर हस्ताक्षर करने के लिए जिस बंदे को भेजा गया था वो एलेक्जेंडर स्पेनियर था। पल्ले पड़ी बात? हाँ, ओके। संधिया हो गई। अपन संधियों के अकॉर्डिंग, इस संधियों के शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने अपना एक बंदा प्रत्येक रियासत में अपॉइंटमेंट किया या नियुक्ति की, जिसे बोला जाता था पॉलिटिकल एजेंट। अब देखना, इन संधियों के शर्त के अनुसार, इन जो संधियां हो गई, इन शर्त के अनुसार रियासतों में, ये रियासतें, इन रियासतों में एक अंग्रेजी अधिकारी हुआ करता था, नियुक्ति कर देते थे अंग्रेज अधिकारी, जिसे पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे। ओके, आज से इस पॉलिटिकल एजेंट को हम पीए बोलेंगे। ओके, यानी कि संधियों के शर्तों के अनुसार अंग्रेज जो है अपना एक अधिकारी प्रत्येक रियासत में अपॉइंटमेंट करते थे, या अंग्रेजी अधिकारी होता था प्रत्येक रियासत में, जिसे पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। यानी कि रियासत में एक अंग्रेजों का बंदा होता था इन संधियों के बाद से। जैसे मैंने आज जैसे संध्या हो गई, उसके बाद एक अधिकारी जो रहा करता था अंग्रेजों का, या एक बंदा जो रियासतों में रहा करता था, उस बंदे का कहा करते थे पॉलिटिकल एजेंट, है ना। पॉलिटिकल एजेंट कहा करते थे। इस पॉलिटिकल एजेंट का सबसे बड़ा काम था कि रियासत के राजनीतिक मुद्दों की जानकारी बंगाल तक पहुंचाना। यानी कि इस पॉलिटिकल एजेंट का सबसे बड़ा काम क्या था कि
रियासतों की राजनीतिक खबरों को बंगाल तक गवर्नर जनरल तक पहुंचाना। ओके, अब प्रत्येक रियासत में ऐसे पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। सारी रियासतों की संध्या कर ली तो प्रत्येक रियासत में ऐसे पॉलिटिकल एजेंट एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। अब इन अधिकारियों पर भी नियंत्रण करने के लिए, पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने एक रेजिडेंट स्थापित किया, राजपूताना रेजिडेंट, दिल्ली में। राजपूताना रेजिडेंट, जिसका मुख्यालय था दिल्ली। ओके, किन पर नियंत्रण? जो रेजिडेंट स्थापित किया था, एक ऑफिस खोला था और राजपूताना रेजिडेंट के नाम से एक मुख्यालय खोल देते हैं अंग्रेज। क्यों खोला? क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण स्थापित करने, क्योंकि बंगाल से नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन था। तो दिल्ली नजदीक थी हमारे, दिल्ली पे एक ऑफिस खोल दिया किन पर? पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण करने के लिए राजपूताना रेजिडेंट खोला गया, पहला रेजिडेंट खोला गया। और इसके जो पहले रेजिडेंट थे वो थे ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। राजपूताना रेजिडेंट खोला गया, क्यों खोला गया? पॉलिटिकल एजेंट पर नियंत्रण पाने के लिए खोला गया था, रेजिडेंट खोला गया था, राजपूताना रेजिडेंट खोला गया था इसका, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था। और इसके जो प्रथम रेजिडेंट थे डेविड ऑक्टरलोनी थे, इसकी एक उपाधि थी नासिर, इसे नासिर नाम से जानते थे। ओके, स्थापित कर दिया गया। जो राजपूताना रेजिडेंट ये 1818 में खोला गया था, वही है ना, 1818 में खोल दिया गया था दिल्ली में। अब यहाँ से भी इनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इस रेजिडेंट को ये 1832 में लगा इनको, तो इस रेजिडेंट को ये 1832 में राजपूताना एजेंसी या एजीजी के मुख्यालय के तौर पर ये अजमेर ले आते। यानी कि अंग्रेजों ने एक नए पद का सृजन किया, एजीजी। एजीजी बोले तो एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट किसका? गवर्नर जनरल का, अंग्रेजों का। तो 1832 में इसी को राजपूताना रेजिडेंट को बंद किया और इसकी जगह के पर अजमेर में एक मुख्यालय खोला गया जिसे एजीजी मुख्यालय कहा जाता है। एजीजी मुख्यालय कहा जाता है। यानी कि 1832 में अजमेर में अंग्रेजों ने एक अपना नया मुख्यालय खोला जिसे एजीजी मुख्यालय कहा जाता है। और उस मुख्यालय में एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट कर देते हैं, जिस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया गया था अब्राहम लोकेट था। तो जिसका शाब्दिक करते कि राजस्थान का जो पहला एजीजी था वो कौन था? अब्राहम लोकेट। ओके, प्रथम एजीजी नियुक्त कर दिया जाता है उसको, अब्राहम लोकेट को। अब देखना, अब्राहम लोकेट को मैंने बताया 1832 में जो राजपूताना रेजिडेंट को एक यहाँ ले आते अजमेर, अजमेर लिया है ना, अजमेर लिया है। एक ऑफिस इन्होंने खोल दिया जिसे हम एजीजी मुख्यालय कहते हैं। एजीजी, एजीजी की फुल फॉर्म क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, है ना। तो मुख्यालय अजमेर लिया है। और यहाँ पर जो प्रथम एजीजी नियुक्त किया गया था, प्रथम, वो अब्राहम लोकेट था, जो राजस्थान का प्रथम एजीजी था, जो राजस्थान या राजपूताना का प्रथम एजीजी था। ओके, राजस्थान राजा राजपूताना का प्रथम एजीजी था। पल्ले पड़ी बात। 32 में अजमेर में मुख्यालय खोला गया एजीजी का। और एजीजी का जो प्रथम व्यक्ति नियुक्त किए गए, प्रथम व्यक्ति जो नियुक्त किए गए थे एजीजी के तौर पर, वो अब्राहम लोकेट था, जो राजस्थान का प्रथम एजीजी था। देखो, अजमेर राजस्थान के मध्य भाग में आता, थोड़ा सा अरावली में भी आता है और थोड़ा सा मरुस्थलीय क्षेत्र से गिरा है, तो गर्मियां पड़ रही थी। तो अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज बेचारे यूरोप के रहने वाले, गर्मी कहाँ तक सहते, तो इन्होंने क्या है कि इस मुख्यालय को 1845 में स्थानांतरण शिफ्ट कर दिया माउंट आबू।
किस मुख्यालय को? अजमेर में जो एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू शिफ्ट कर दिया था। और माउंट आबू के बाद 1862 में इसे 6 माह की व्यवस्था कर दी। 6 माह, यानी कि 1862 में क्या कर दिया कि 1862 में जो है 1862 में कर दिया गया कि जो है सॉरी 62 नहीं 64 1864 में यह व्यवस्था कर दी गई कि एजीजी का जो 6 महामुख्यालय वो अजमेर रहेगा और 6 महामुख्यालय माउंट आबू रहेगा। जैसे कैसे रहेगा अब देखो, 6 माह की व्यवस्था कर दी गई है ना, 6 माह की व्यवस्था कर दी गई थी भाई। 1864 में अंग्रेजों का जो मुख्यालय आबू चला गया था, उसके बाद 6 माह की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि जो ग्रीष्म कालीन मुख्यालय बनाया गया एक, और एक बना दिया गया था शीतकालीन मुख्यालय। भाई गर्मियों के दिनों में जो अंग्रेजों का एजीजी का मुख्यालय रहेगा वो रहेगा माउंट आबू। ये कब के बाद होगा? 1864 के बाद की बात है ना। माउंट आबू रहेगा क्योंकि भाई गर्मियों में माउंट आबू ठंडा इलाका है तो वहां रहेगा एजीजी। उसके बाद शीतकालीन जो समय ग्रीष्म ऋतु के साथ, गर्मियों के दिनों भाई सॉरी सर्दियों के दिनों जो अंग्रेज बैठेगा एजीजी बैठेगा वो अजमेर बैठेगा, क्योंकि माउंट आबू वैसे ठंडा, सर्दियों में और ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो कुल मिलाकर 1864 थी। उसके बाद एजीजी के मुख्यालय को 2 पार्टों में बांट दिया गया था। 6 माह अंग्रेज जो एजीजी है वो ग्रीष्म काल में जो है माउंट आबू में बैठेगा और जो शीतकाल में अजमेर में बैठेगा। इतनी बात पल्ले पड़ी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे नसीराबाद वगैरह जो क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी, और फिर हम 1857 क्रांति शुरू कर देंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था। धन्यवाद। राम राम, टाटा।